हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 में खंड काव्य मेवाड़ मुकुट, जिसे गंगा रत्न पांडे जी ने लिखा है, इस खंड काव्य के सारांश को इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये एक सारांश बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है, इस पर प्रश्न ज़रूर आता है। ये 100% आप श्योर रहिए कि इसमें से प्रश्न आएगा। तो हाँ, इसी कई 7 सर्गों में इसको बाँटा गया है, इस पूरे मेवाड़ मुकुट खंड काव्य को। तो हम लोग इस वीडियो में हर सर्ग का सारांश पढ़ेंगे। तो किसी भी सर्ग का सारांश आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये प्रश्न 2 तरीके से आता है। किसी भी सर्ग का एक सर्ग का सारांश पूछा जा सकता है या पूरे खंड काव्य का सारांश आ सकता है। तो आप सर्ग वाइज़ सब पढ़ेंगे तो आप खंड काव्य का भी सारांश लिख पाएँगे और किसी भी सर्ग का पूछा जाएगा तो लिख पाएँगे। तो बच्चों, आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको खंड काव्य का सारांश बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और इस तरीके के और भी आप नए-नए वीडियो पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और वो आप तक पहुँचते रहेंगे। और बच्चों, कक्षा 10 की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। आपके क्लास के बहुत सारे वीडियो वहाँ पड़े हैं। आप चाहें तो वहाँ से जो भी वीडियो पढ़ना चाहते हैं, जो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेवाड़ मुकुट, जिसे गंगा रत्न पांडे जी ने लिखा है और ये खंड काव्य का सारांश है। तो पहला सर्ग है प्रथम सर्ग, जिसका शीर्षक है अरावली। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हो चुका है। महाराणा प्रताप इस युद्ध में पराजित हो गए थे और उन्होंने अरावली में शरण ले रखी है। इस खंड में अरावली की सुंदरता का वर्णन किया गया है। युद्ध में पराजित राणा अपनी पत्नी लक्ष्मी, पुत्र अमर और धर्मपुत्री अकबर की पुत्री दौलत के साथ यहीं रहते हैं। उनका प्रण है कि जब तक मेवाड़ को पूरी तरह स्वतंत्र नहीं करा लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। राणा ने अकबर की पुत्री दौलत को धर्मपुत्री मानते हुए उसे शरण दी है। राणा की पत्नी लक्ष्मी अपने शिशु को गोद में लेकर चिंतित है। यहीं पर आपका पहला सर्ग समाप्त होता है। अब द्वितीय सर्ग, जिसका शीर्षक है लक्ष्मी। महाराणा प्रताप की पत्नी कुटिया के बाहर अपने नन्हे शिशु को गोद में लेकर बैठी है। शिशु का मुख देखकर वो सोचती है कि इसका भी कैसा भाग्य है, जिसे महल में होना था वो जंगल में मुझ भिखारिन की गोद में पड़ा है। इसे अपनी माँ का दूध भी नसीब नहीं हो रहा है। ये संसार कैसा है कि अत्याचारी सदा विजयी होते हैं और सदाचारी कष्ट उठाते हैं। मैं तो भूखी रह सकती हूँ, किंतु अमर, दौलत और राणा की भूख सहन नहीं होती। वह सोचती है कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने पराधीनता स्वीकार नहीं की। तभी राणा वहां पर आ जाते हैं और लक्ष्मी की दशा देखकर दुखी हो जाते हैं। अब आगे तृतीय सर्ग है, जिसका शीर्षक है प्रताप। इस सर्ग में राणा प्रताप की मनोदशा का चित्रण किया गया है। वह अपनी पत्नी लक्ष्मी के बारे में सोचते हैं कि राजमहलों में रहने वाली सिसोदिया कुल की राजलक्ष्मी आज मेरे साथ निर्जन वन में रहने और धरती पर सोने के लिए विवश है। फिर वह अकबर के बारे में सोचते हैं कि किस प्रकार उसने मुझे छोड़कर अन्य सभी राजपूतों को अपनी ओर मिला लिया है। मान सिंह जैसा वीर भी अकबर की शरण में है। मेरा छोटा भाई शक्ति सिंह भी राजद्रोह करके अकबर से जा मिला है। राणा अपने घोड़े चेतक को भी याद करता है कि कैसे उसने मेरे प्राण बचाते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। वह दौलत के बारे में भी सोचता है कि पता नहीं क्यों वो आगरा के महलों का सुख त्याग कर यहाँ वन में पड़ी है। फिर वह मेवाड़ को स्वतंत्र कराने का मन ही मन प्रण करते हैं। अब अगला आया चतुर्थ सर्ग, जिसका शीर्षक है दौलत। इस सर्ग में महाराणा की धर्मपुत्री बन चुकी अकबर की पुत्री दौलत की मनोदशा का वर्णन किया गया है। वह सोचती है कि आगरा के सुख वैभव को छोड़कर वह इस वन में भटकने के लिए इसलिए आई है क्योंकि उसे भोग विलास एवं छल कपटपूर्ण जीवन कभी पसंद नहीं था। राणा के बारे में सोचती है कि उनको पिता के रूप में पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया है। वह मुझे शत्रु की बेटी नहीं
वरन अपनी ही बेटी मानते हैं। शत्रु भी इनकी वीरता का यशगान करते हैं, इसलिए तो मेवाड़ मुकुट कहलाते हैं। शक्ति सिंह इनका भाई है, किंतु भाई भाई में कितना अंतर है। वो मन ही मन शक्ति सिंह से प्रेम करती है, लेकिन यह बात उसने किसी से नहीं बताई है, राणा को भी नहीं। उसी समय राणा के आने की आहट सुनकर वह सचेत हो जाती है। अब अगला पंचम सर्ग है, शीर्षक है चिंता। राणा दौलत के पास आकर उसकी उदासी का कारण पूछता है। दौलत कहती है कि आपको पिता के रूप में पाकर मैं अत्यंत सुखी हूँ, परंतु मैं बहुत अभागी हूँ कि जब से आपके पास आई हूँ विपदा ही लाई हूँ। मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे कारण मेवाड़ मुकुट का शीश ना झुक जाए। इस पर राणा प्रेम से उसे समझाते हुए कहते हैं कि बेटी कभी भी पिता की विपदा का कारण नहीं होती। तुझे पाकर मैं बहुत सुखी हूँ, परंतु तेरी माता के आंसू मुझे व्यथित करते हैं। यदि तुम उन्हें संभाल लो तो मेरा शीश महाकाल के सामने भी नहीं झुक सकता। दौलत राणा के साथ माँ के पास जाकर उन्हें समझाती है कि तुम अपने सारे दुख मुझे दे दो। दौलत से लक्ष्मी कहती है कि हम सब मिलकर इस मुसीबत को झेलेंगे। राणा कहते हैं कि हम सब सिंधु देश जाएंगे, वहाँ पर सैन्य साधन जुटाकर अकबर से अपना मेवाड़ छीन लेंगे। अगला है षष्ठ सर्ग, जिसका शीर्षक है पृथ्वीराज। राणा प्रताप सिंधु देश जाने की तैयारी कर ही रहे थे, तभी एक अनुचर पृथ्वीराज का पत्र लेकर उनके पास आया। राणा प्रताप पृथ्वीराज से मिलने बाहर आए तो पृथ्वीराज ने उनका अभिवादन किया। वह कहता है कि आपके दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया है। राणा क्रोध से कहते हैं कि जब राजपूतों का ध्वज झुका था, जब तुम अकबर के साथ थे, तब तुम्हें राजपूती शान की याद ना आई। पृथ्वीराज कहता है कि स्वार्थ के वशीभूत होकर मैं उसका दास बन गया था। अकबर का ये बंदी अपने पाप धोने के लिए आपकी शरण में आया है। उसका पश्चाताप देखकर राणा ने उससे अकबर का साथ छोड़ने का कारण पूछा तो पृथ्वीराज ने कहा कि अहंकारी अकबर ने मेरे ही कुल की लाज को लूटना चाहा, जो मुझसे सहा नहीं गया। अब मैं आपके साथ रहूंगा। भामा शाह आपसे मिलना चाहते हैं, आप आज्ञा दें तो मैं उन्हें बुला लाऊं। सप्तम और आखिरी सर्ग है, जिसका शीर्षक है भामाशाह। इस सर्ग में भामाशाह का वर्णन किया गया है। राणा प्रताप सोचते हैं कि अब मेवाड़ का भाग्य अवश्य जागेगा, तभी तो पृथ्वीराज और भामाशाह मुझसे मिलने आए हैं। तभी भामाशाह आकर राणा की जय बोलते हैं। राणा कहते हैं कि यहाँ राणा कौन है, मैं तो निस्सहाय वन में भटक रहा हूँ। मेवाड़ पर अकबर का परचम लहरा रहा है, लेकिन मेरा संकल्प मेवाड़ की स्वतंत्रता है। भामाशाह कहते हैं कि मेरा भी यही संकल्प है। मैं आपकी सेवा में साधन लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आप युद्ध में जरूर विजयी होंगे। राणा भामाशाह के त्याग को देखकर उन्हें गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि स्वदेश के लिए अपना सर्वस्व दान देने के लिए तुम्हें युग युग तक याद किया जाएगा। जहां भामाशाह जैसे सपूत हैं, वो देश अधिक समय तक गुलाम नहीं रह सकता। यहीं पर खंड काव्य समाप्त हो जाता है। तो बच्चों, आपको मेवाड़ मुकुट खंड काव्य का जो सारांश है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दो एक बार आप वीडियो को देख लेंगे, आपको हर सर्ग का सारांश समझ में आ जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने साथियों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और आप प्लेलिस्ट में भी और भी वीडियो पढ़ सकते हैं। अब अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।